नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 जून से खुलेंगी सभी दुकानें। सुबह 6 से 11 बजे तक का रहेगा समय। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। एक दिन पहले बाजारों का किया गया सैनिटाइजेशन। ब्लैक फंगस के गंभीर रोगियों का उपचार अलवर में नहीं है संभव। अब तक करीब 14 रोगी किए चिन्हित। केंद्रीय बोर्ड के बाद अब राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी हुई निरस्त। विद्यार्थियों ने सरकार के निर्णय पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और नगर परिषद की कार्यवाही से वकीलों को आया गुस्सा। कहा, हाईकोर्ट के आदेशानुसार न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना गलत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की नवीन गाइडलाइन के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत कोरोना उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 4 जून से किराना और परचूनी की दुकानों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की छूट प्रदान की है। आदेशों में कहा गया है, इन सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहे। आदेशों में कहा गया है कि इन सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अलवर जिले में कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की ऑक्यूपेंसी रेट 60% से कम हो गई है। ऐसे में 31 मई को राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कोरोना उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ बाजार खोलने की छूट दी जा सकती है। इसी क्रम में मंगलवार से शुक्रवार तक जिले में सभी प्रकार की व्यावसायिक दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति आगामी आदेशों तक दी जाती है। वहीं अलवर एसडीएम योगेश डागुर ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 4 जून से निर्धारित गाइडलाइन के साथ सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए जाएंगे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने कल दिनांक 4 जून से बाज़ारों को खोलने के संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे अपने अलवर ज़िले में जो वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स हैं, उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 60% से कम हो गई है। इसीलिए जो प्रतिबंध थे उनमें कुछ ढिलाई दी गई है। अब कल दिनांक 4 जून से सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, फल, सब्जी इत्यादि की दुकानें प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी तथा दूध और डेयरी इत्यादि की दुकानें 6 से 11 प्रातः और शाम को 5 से 7 2 घंटे अतिरिक्त खुलेंगी। इसी प्रकार अन्य दुकानें और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनमें भी छूट देते हुए कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं कि वो भी प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। थैंक यू। वहीं अलवर जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा और महामंत्री ने जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे दुकानें खोलने के दौरान गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना महामारी को देखते हुए लगभग 45 दिनों से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है और हमने बहुत ज़्यादा संख्या में कोरोना के मरीज देखे। पीक पर कोरोना पहुंच गया। अब कोरोना कुछ हद तक कम हुआ है और अलवर में भी हमने 2 दिन पहले जिला प्रशासन के माननीय जिलाधीश महोदय के साथ मीटिंग हुई। उसमें जिलाधीश महोदय द्वारा पॉजिटिविटी रेट 10.38 बताई थी, लेकिन अलवर जिला व्यापार महासंघ ने जिला प्रशासन और जिलाधीश महोदय से निवेदन किया था कि जैसे ही पॉजिटिविटी रेट कम हो तो तुरंत प्रभाव से अलवर शहर के जिले के बाजार खोले जाएँ। आज पॉजिटिविटी रेट कम हुई है, 10% से नीचे आ गई है। 60% से ऑक्यूपाइड बेड जो आईसीयू वाले हैं वो कम खाली हैं, जो बेड वो 60% से ज़्यादा हैं। तो अब माननीय जिलाधीश महोदय और जिला प्रशासन, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को, जिन्होंने अलवर जिला व्यापार महासंघ के निवेदन पर कल से अलवर शहर के बाज़ारों को खोलने की अनुमति दी है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करूँगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। अपनी दुकानों पे बिना मास्क लगाए जो भी ग्राहक आए उसको सामान नहीं दें। सभी ग्राहकों से मास्क लगाने की निवेदन करें, क्योंकि अभी हमको इससे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। कोरोना हारेगा, जीतेगा भारत। ऑक्सीजन की कमी से अलवर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत के मामले की जांच
जहां एक ओर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जारी है, वहीं दूसरी ओर मृतक राहुल शर्मा के पिता की ओर से एनईबी पुलिस थाने में सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एनईबी थाना प्रभारी रविंद्र कविया ने बताया कि मृतक राहुल शर्मा के पिता ओम प्रकाश की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के आधार पर धारा 303A में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें परिवादी का आरोप है कि उसके पुत्र राहुल का सानिया हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। यहां से उसे सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया था। इसके बाद वहीं से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हो गई, जो घोर लापरवाही का नतीजा ही है। ये हत्या का मामला बनता है। इसमें पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, एम्बुलेंस चालक मनोज सेन और प्रभारी पुष्पेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 1/6 को परिवादी ओम प्रकाश के द्वारा हमारे थाने में एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से विवाद आया था, जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया 301 धारा 304 जिसमें ओम प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मेरा पुत्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यहाँ सानिया हॉस्पिटल से रेफर किया जा रहा था, जिसके रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई। यदि इसके लिए जिम्मेदार लोग अपना दायित्व पूरी तरह निर्वहन करते तो मेरे पुत्र का मृत्यु नहीं होती। मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की है, जिसको मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है सर उनके? उसमें नाम है डॉक्टर सुनील चौहान जी, एक मनोज सेन और एक पुष्पेंद्र नाम से 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद है। अनुसंधान करने पे ही इसकी वस्तुस्थिति होगी। इस मामले में पूर्व में जिलाधीश महोदय के द्वारा भी जांच की जा रही है, उस पर भी जांच आने की मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस संबंध में परिवादी और मृतक के पिता ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उसके पुत्र राहुल की मौत के लिए सानिया अस्पताल प्रशासन और सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ ही जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। 12 दिन में ले दे के कलेक्टर साहब सानिया हॉस्पिटल और जो ये अपने एनईबी थाना, ये सब घुमा रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं। किसी का कोई लेना देना नहीं। मेरा बच्चा चला गया, इनका कोई ये है कि ऑफिस में बैठा लिया, चाय पानी पिला दी और उसको सांत्वना दे दी कि ठीक है साहब, ये तो घटनाएं होती रहती हैं। इनकी ये स्थिति है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ भी। सानिया वालों ने और प्रशासन के पीएमओ ने, इन्होंने मिलके मेरे बच्चे की हत्या कर दी। और ऊपर से कहने केस दर्ज करवा रहे हैं, तो केस दर्ज में एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं, तो 304A में जो कि लापरवाही है। लापरवाही तो बाद की बात है, लापरवाही थोड़ी नहीं है ये तो हत्या है, सरासर देख रही हत्या है। 8 तारीख को बच्चे को एडमिट कराया, 89 उसकी ऑक्सीजन लेवल था, चल के गया है, खुद गाड़ी लेके चल के गया है। और उसको 14 दिन तक इन्होंने हॉस्पिटल में रखा है। 14 दिन के बाद ये उसको कह देंगे भाई तू कहीं भी ले जा इनको बच्चे को, तेरे को मेरे से इलाज नहीं होगा। तो 14 दिन तक इसने किया क्या था? उसको गोल गोल के मारता रहा, यही काम किया उसने है। उसकी मशीनें सारी खराब, वाईफाई मशीन खराब, जिसके इसके डॉक्टर को जानकारी नहीं कि वाईफाई मशीन में पानी भी डलता है, कि वाईफाई मशीन क्या चल। उस सही लड़के ने उस वाईफाई मशीन को चला के डॉक्टर को बताया सारी ये ऐसे चलती है, तो वाईफाई मशीन से फिर उसका इलाज चला। 2.5 दिन में वो वाईफाई मशीन ने उसको एक तरीके से घायल कर दिया। फिर उसके बाद ये वेंटिलेटर पे ले गए, वेंटिलेटर इनका खराब हुआ पड़ा। वेंटिलेटर को उसी लड़के ने सही किया जिसकी सीसीटीवी में इनकी फुटेज है, अगर आईसीयू में इनका कैमरा लगा होगा तो। सारी स्थिति इन्होंने बिगाड़ कर दी। इनके डॉक्टर तो कोई जानकारी नहीं है, कोई चीज को इनको पता नहीं है डॉक्टरों को कि मेरे डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं। जो आदमी स्कोर 15 स्कोर पे अंदर गया था, उसकी ऑक्सीजन लेवल 89 थी, खूब चल के जा रहा था। आज उसकी 89 लेवल पे ऑक्सीजन पे ये उनको रेफर कर रहे हैं। किस ब्याह पे रेफर कर रहे हैं? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने सर 89 लेवल चल रहा है, इसमें आप रेफर क्यों कर रहे हो? तो उनकी खुनस बैठी हुई थी कि ये लड़का तो हमारी सारी पोल खोलेगा।
इस वजह से उन्होंने सरकारी जो पैसों का जो लिमिट बना रखी है उससे जो ज़्यादा तो इन्होंने पैसे ले लिए, और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर इनसे पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए इनको तो रेफर करो, दूसरे आदमी को बुलाओ जो लाख रुपए पर डे हमको दे सके। इस वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को रेफर किया। इनकी रेफर करने के बाद तकदीरों का क्या कहते हैं उसको कि पीएमओ की जो एम्बुलेंस है वो आई, उस एम्बुलेंस में रहे से बच्चे की जान और ले गई। कहाँ पे क्या हुआ था? ये यहाँ से हम आराम से ले गए थे, बच्चा खूब बढ़िया तरीके से बात करता गया था। 89 लेवल पर इन्होंने हमें डिस्चार्ज किया, उसके बाद 91 तक उसकी लेवल ऑक्सीजन लेवल चलता रहा। लेकिन दोसा के पास पहुंचते ही, दोसा के नजदीक हम इर्द गिर्द पहुंचे ही थे कि एकदम उनके ऑक्सीजन का सिलेंडर ही खत्म हो गया। वो पीछे से आगे बैठा केबिन में, उसको कंपाउंडर को बुलाया कि भाई पीछे आके देख, तो उसने आके देखा कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। तो अब मैं उसकी तरफ देखूं, मेरे बच्चे की तरफ देखूं कि मेरा बच्चा हाथों में से जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? ऐसा दर्दनाक रवैये को मैं आज तक नहीं भूल पाया। न सोता हूं न जगता हूं तो मुझको वही दिखता है। रेट निर्धारित है, उन्होंने कलेक्टर साहब ने जांच मिले, कलेक्टर साहब ने हमको सांत्वना दे दी साहब कि मैंने तो ऐसे छोटे से केस में इतनी बड़ी जांच करवा दी, आईएएस से जांच करवा दी है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। अरे तुम्हारी तरफ से कमी है, और कमी क्या नहीं है तुम्हारी तरफ से? तुमने बताओ उनके जो जिन्होंने कांड किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या? अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। चार्ज कितना लिया सानिया हॉस्पिटल ने? सानिया हॉस्पिटल ने मेरे से 1.5 लाख रुपए एक ले लिए, 1 लाख रुपए एक ले लिए, तो उसने मेरे को 2.5-3 लाख रुपए की मेरी उन्होंने वो भी कर दी। तो चलो कोई बात नहीं, 14 दिन में अगर सरकारी कोई रेट है तुम्हारी तो कितना होता है? लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, तो इतना रुपए क्यों ले लिए? क्यों? उनको पता है कि ये पैसे देगा नहीं आगे, तो इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे को तो रेफर कर दिया, और दूसरे को उनको तो वेंटिलेटर की गिनती कर रहे हैं, तो बेडों की गिनती कर रहे हैं। जांच के जो परिणाम आए हैं उनसे आप सहमत हो गया? अभी जो कलेक्टर ने जांच के परिणाम, कोई सहमत क्या? हमको नहीं तो जांच का आता नहीं पता, अखबारों से पता लग रहा है हमको कि ये वो दोषी हैं, न वो दोषी पर कोई कार्रवाई हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, दोषी न सानिया हॉस्पिटल घूम रहा है और अपने पीएमओ साहब भी घूम रहे हैं। आपके द्वारा क्या किया गया एनईबी थाने में? अब एनईबी थाने में हार के हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो थानेदार ने कहा साहब बड़े अधिकारी के पास चले जाओ, वो जैसे मेरे को निर्देश देंगे उस निर्देश के अनुसार मैं एफआईआर दर्ज कर लूंगा। हम जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनके पास गए, उन्होंने एफआईआर पे मार्क कर दिया, वो हमने एनईबी थाने में दे दिया। एनईबी थाने वालों ने भी उस पर बचाव कर दिया, उन्होंने भी सानिया हॉस्पिटल को बीच में से हटा दिया और उस चारों पे लापरवाही का केस दायर कर दिया। लापरवाही केस थोड़ी नहीं है, तो हत्या का केस है, सीधी सीधी हत्या हुई है मेरे बच्चे की। किन लोगों की साजिश मानते? इसमें पीएमओ की और सानिया हॉस्पिटल, ये दो तो हैं ही, बाकी तो कंपाउंडर और ये तो है ही, उसने तो लापरवाही करी है, लेकिन इन दोनों की वजह से तो उन्होंने लापरवाही की। क्या करता था बच्चा आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था साहब, अच्छा कमाता था, उसी के पीछे मेरा सारा था, सब कुछ मैं उसी के पीछे था। मेरे को 3 महीने से उसने घर बैठा दिया, पापा तुम कमाने की जरूरत नहीं, अब मैं कमा रहा हूँ अच्छी तरह से, पूरा घर चलाता था, सारा मकान उसी के पिए कर्म के थे, जो आज हम यहाँ बैठे हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा, न मेरी बहू है जो 28-30 साल की है, जो बेचारी अब पूरी जिंदगी मुंह देखेगी एक दूसरे। माता गोमती देवी जन सेवा निधि लुपिन संस्था की ओर से कोविड काल में जिले के अनेक क्षेत्रों में मास्क और सैनिटाइजर सहित दवा वितरण के कार्यक्रम किए गए। संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश गुप्ता ने A24 न्यूज चैनल को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते MSGD की ओर से राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, मुंडावर और कठुमर क्षेत्र में करीब 50 सार्वजनिक क्षेत्रों पर कोरोना जन जागरूकता के संदेश और सरकार की गाइडलाइन के साथ फ्लैक्स लगाए। इसके अलावा कोरोना नियंत्रण में सहायक आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण भी किया गया। वहीं पिनान के सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों के लिए हाइजीनिक दवाएं उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ और नगर परिषद अलवर के सफाई कर्मियों को 1000 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। उन्होंने संभावित तीसरी लहर से सभी को सावचेत रहने के लिए कहा है। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि लुपिन द्वारा जिले में जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब से हमने प्रयास किया कि कैसे लोगों को इसके संक्रमण से बचाया जाए। तो जहाँ जहाँ संस्था एक तो कार्यरत है, उन क्षेत्रों के अंदर बेसिकली हमारे जो राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, बानसूर, मुंडावर, रैनी, इन ब्लॉक्स और जिला हेडक्वार्टर के ऊपर संस्था ने शुरुआत हमने की कुछ अवेयरनेस के लिए, हमने के लोगों में जागरूकता पैदा हो, उसके लिए हमने जो 50 मुख्य ऐसे स्थान हैं जिले के,
जहाँ से आमजन गुजरते हैं, तो वहाँ पे बड़े फ्लैग्स लगा के उनका मैसेज दिया। कुछ हमने काढ़े डिस्ट्रीब्यूशन के 5 प्रोग्राम हमने विभिन्न आयुर्वेदिक काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए हमने ये शुरू किया। आयुर्वेद विभाग के साथ मिलके ये कार्यक्रम चलाया। साथ में हमने मास्क और सैनिटाइजर, मेडिसिन किट, हाइजीन किट, हमारे जो पिनान PSC CSC कोविड सेंटर है, वहाँ से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अभी इसका मेडिसिन का भी अभाव है, तो हमने वहाँ 500 मेडिसिन किट जो कि राज्य सरकार हेल्थ विभाग द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई हैं, तो वो मेडिसिन किट हमने प्रोवाइड कराई। 1000 हमने ये जो हाइजीन किट ऐसे कोविड पेशेंट के लिए हमने विभिन्न ब्लॉकों में उपलब्ध करवाई। या हमने नगर परिषद में जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनको हमने आयुक्त साहब को हमने मास्क और 2000 मास्क और सैनिटाइजर उनको उपलब्ध करवाए। हमारे जो पैरामेडिकल स्टूडेंट इस काम में लगे हुए हैं, सर्वे और सैम्पलिंग के काम में, उनके लिए हमने मास्क और ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो इस तरह के कार्य संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ में मेरा तो यहाँ अभी ये कहना है सभी नागरिकों से, जिलेवासियों से, कि अभी सुनने में आ रहा है कि इसकी तीसरी लहर भी आ सकती है और जो कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। अनलॉक की भी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने शुरू की है, वो ज़रूरी भी था। तो अभी जो हमारी प्रोटोकॉल है इसका कोरोना का, उसकी पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना आने वाली लहर से तभी हम बच सकते हैं। और वैक्सीन भी अपनी लगवाएं, ये मेरा सभी से निवेदन। देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। एक और कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रकोप से बच्चों को बचाने की चिंता के तहत ये कदम उचित माना जा रहा है, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहे होनहार नौनिहालों के मस्तिष्क पर सरकार के इस निर्णय का गलत असर भी पड़ रहा है। पेश है इस पर A24 न्यूज चैनल की ये खास रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षाएं ही विद्यार्थियों के भविष्य को तय करने वाली होती है। इन परीक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार इन परीक्षाओं पर कोरोना का काला साया पड़ गया। CBSE पैटर्न के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद अब राजस्थान में भी बोर्ड परीक्षाएं सरकार ने रद्द कर दी हैं। सरकार के इस निर्णय से बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही है, ये वे ही जानते हैं। इस पर कई छात्र छात्राओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। होनहार छात्रा कश्मी और कृति ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार का फैसला सही कहा जा सकता है, लेकिन साल भर बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई कर दिन रात मेहनत की और उनके माता पिता ने विपरीत हालतों में भी बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें पूरा सहयोग किया। लेकिन अब आगे क्या होगा, सरकार को इस निर्णय पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। That board exams have cancelled. CBSE, all states have cancelled the board exams because of students' appeal. ये सब कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए ही हुआ है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, बच्चों में कुछ भी ना हो। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इतना है, बच्चों ने इतनी मेहनत करी, पूरे साल ऑनलाइन स्टडीज़ करी, विच इज़ नॉट ईजियर, नो फिजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जितने डाउट अगर हों तो वो पूछना भी इतना ईजियर नहीं होता। किसी टॉपिक को समझना इज़ नॉट ईजियर इन ऑनलाइन स्टडीज़। टीचर्स ने अपना 100% दिया है एंड लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो चुका, कुछ काम नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था। तो देयर वाज नो अर्निंग्स, कहीं से भी कुछ अर्निंग नहीं थी। तो जो पेरेंट्स एबल नहीं थे, जिनकी डेली वेजेस पे अर्निंग हो रही थी, उन लोगों ने जो कुछ सेव किया था वो सब भी उनका फ़ीस वगैरह, स्कूल की फ़ीस हो गई, कोचिंग जो अगर बच्चे कोई जा रहे थे तो कोचिंग की फ़ीस हो गई, ट्यूशन फ़ीस हो गई, वो सब कुछ वेस्ट गया बच्चों का। पेरेंट्स का इतना सब कुछ जो उन्होंने पैसा लगाया वो वेस्ट गया, बिकॉज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इतनी मेहनत करी थी, उनका जो ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। इलेक्शंस करवाए गए, देयर वाज नो कोविड-19 सेकेंड वेव और थर्ड वेव, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए सेकेंड वेव भी है। स्टूडेंट्स की लाइफ पे भी सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। सो आई वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट, जस्ट प्लीज़ review your decision, because don't see the one side of the page, see the other side of the page also, please. बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, ये सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की थी, ऑनलाइन स्टडीज़,
सेल्फ स्टडी, और उसके बाद ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए। वहीं छात्रा राशि भारद्वाज सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी सरकार के इस निर्णय पर कुछ इस तरह से दी अपनी प्रतिक्रियाएं। मेरा नाम राशि भारद्वाज है। मैं कक्षा 11वीं से 12वीं में प्रमोट की गई हूँ। जैसा कि मोदी सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 10वीं कक्षा में थी और मेरे 10वीं कक्षा देते ही लॉकडाउन लग गया था, तो इस वजह से बुरा भी लगता है। पर मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है, मैं उनके साथ हूँ। और मैंने 11वीं कक्षा भी ऑनलाइन क्लास से ही पास करी थी और मुझे उसी से करना पड़ा था। ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर फिर भी, और अब मैं 12वीं कक्षा में आ गई हूँ और फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और मैं स्टडी हमारी अभी तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 4 से 5 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती है, उसके बावजूद भी हम घर पे बैठे बैठे करते ही रहते हैं। CBSE 10th से पास हुई हूँ। ये जो सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है काफ़ी हद तक बच्चों के हित में है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य पहले है सबके लिए। तो मोदी जी का ये सबसे सही फैसला लिया गया है। पर हमारी तैयारी पूरी अच्छे से थी, हम सब पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर ये हमारे हित में नहीं होता। हम इस कोरोना महामारी के बीच में हम पेपर दें और हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं था। बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सब ने दिन रात पढ़ाई की और उस चीज़ का हमारा टेस्ट ही नहीं हो पाया। हमको पता ही नहीं लग पाया कि हमारी कितनी नॉलेज बढ़ी है, और अगर बोर्ड एग्जाम्स होते तो हमको पता लगता कि हमको कितना आता है और हमारी नॉलेज कितनी बढ़ पाई है। तो ये न्यूज़ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ये न्यूज़ सुनकर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। पूरे साल हमने काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, ट्यूशन क्लासेस अटेंड करी, काफ़ी प्रैक्टिस किया, काफ़ी लर्निंग करी और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बट आखिर में पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हैं, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लैक फंगस के रोगियों के उपचार के लिए अलवर में कोई सुविधा नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ वैजयंती हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत कर रखा है, लेकिन गंभीर मरीजों को यहाँ से जयपुर रेफर करने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं होता। वैजयंती हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि अब तक यहाँ 14 मरीज ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। यदि इनके लक्षण दिखते ही मरीज जांच के लिए आ जाते हैं तो इलाज आसान रहता है, लेकिन देरी होने पर इसका इलाज संभव नहीं हो पाता। इस महामारी में काम आने वाले इंजेक्शन अलवर में उपलब्ध न होने से भी समस्या आ रही है। वहीं इनका ये भी कहना है कि मीडिया की ओर से जागरूकता लाने से ब्लैक फंगस के रोगी जल्दी जांच कराने आने लगे हैं। देखो, अलवर में लगातार फंगस के केसेज आए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस इतनी अच्छी होगी मीडिया की वजह से और डिस्कशन होना, इसकी वजह से अब सबसे बढ़िया बात ये होने लगी कि जो मरीज हैं वो तुरंत डॉक्टर के पास आ रहे हैं और आते ही जांच होते ही उनको दूरबीन की जांच करके, जहां जल्दी से जल्दी जिस तरीके से पता लगाया जा सकता है वो जांच करके और मरीज़ को कंफर्म करा जा रहा है कि भाई आपको फंगस है। तो मीडिया अवेयरनेस से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि पेशेंट जल्दी आकर डायग्नोसिस होकर इलाज कराना चाहता है। अब तक मैंने लगभग 14 मरीज़ फंगस के देखे हैं और उनको सबको जयपुर ही भेजना पड़ा। उसमें उसका कारण ये है कि यहाँ पर अभी जो इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए हैं वो अलवर में अभी उपलब्ध नहीं है। और शुरुआती दौर में तो बहुत सीवियर पेशेंट आए थे, सीरियस पेशेंट्स आए थे, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है तो मरीज़ जल्दी अवस्था में आकर ही आ जाते हैं। तो जब हम जल्दी अवस्था में इस मरीज़ को पकड़ सकते हैं तो इनका इलाज पूरा संभव है। 80% से 90% चांसेज ये है कि वो अर्ली अवस्था में पकड़े जाएं मरीज़, तो वो ठीक होने की पूरी संभावना है। यदि यही पेशेंट देरी से आते हैं तो इनमें ठीक होने की संभावना लगभग बहुत कम हो जाती है। इसलिए और दूसरी चीज़ ये है कि अब 1-2 दिन से थोड़ा सा कम भी पड़ने लगे हैं मरीज़। जितना पहले आ रहे थे, बीच में आ रहे थे, उतने अब उसके मुकाबले अब कम मरीज आ रहे हैं।
शहर के जोड़ा पटेल नगर मोहल्ले में बुधवार की शाम भोलेनाथ की बगीची के समीप स्थित एक मकान में चूल्हे से हवा के साथ उड़ी चिंगारी से छत पर रखे कपड़ों के ढेर में आग लग गई। इससे भारी अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए पानी डालकर प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर यहां पहुंची दमकल टीम और पुलिसकर्मियों की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए 824 न्यूज़। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुर दास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपनों स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसी किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष।
सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबकी 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति की ओर से बाल विहार स्कूल परिसर में चल रहे निःशुल्क भोजन कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए गुरुवार को श्रम और नियोजन राज्य मंत्री टीकाराम चूली यहां पहुंचे। उन्होंने यहां तैयार किए जा रहे भोजन के कार्य में भी हाथ बटाया। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री जूली ने कहा कि कोविड के संकट में सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति सहित अनेक भामाशाह जिस प्रकार से मानव सेवा में जुटे हुए हैं वो काबिले तारीफ है। देखिए, यहाँ पे सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति, विजन सेवा समिति और सोमवंशी समाज के द्वारा यहाँ पे भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो लगभग 400-500 लोगों को सुबह और 300-400 लोगों को शाम को यहाँ से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो कोविड के लोग हैं, उनके परिजन हैं या ज़रूरतमंद हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ के साथ एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे जो कोविड पेशेंट हैं उनका अटेंडेंट को रुकने के लिए भी यहाँ पे आश्रय स्थल बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार से ये संस्था मानव सेवा के अंदर समर्पित है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो युवा साथी हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगर परिषद की कोरोना गाइडलाइन प्रशासनिक टीम की ओर से बुधवार को काशीराम चौराहे पर एडवोकेट दीवानचंद सेतिया के कार्यालय को सीज करने से वकीलों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार वकीलों को कोविड काल में आने जाने से भी नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा उनके कार्य में दखल देना भी गलत है, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान आता है। ऐसे में एडवोकेट दीवानचंद सेतिया के कार्यालय को नगर परिषद अधिकारियों की ओर से सीज करना सरासर अनुचित है। हमारे जो सेतिया जी एडवोकेट हैं, उनका जो ऑफिस जो सीज किया है नगर परिषद में, उससे हमारे वकीलों में काफ़ी रोष है। ये न्याय प्रक्रिया का गला घोटने का काम है, जबकि सरकार ने, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि किसी भी अधिवक्ता को या उसके कार्यालय को या कोर्ट में आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाए। लेकिन नगर परिषद की और पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी दादागिरी है। इस तरह का प्रशासन अगर कार्य कराए तो वो न्याय का गला घोट रहा है। अगर अधिवक्ता न्याय में काम नहीं करेगा और उसके कार्यालय को इस तरह से सीज कर दिया जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो खराब हो जाएगी। वकील किसी प्रकार से काम नहीं कर सकेंगे, किसी भी जनता को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे वकील समुदाय का जो कार्यालय बंद किया है, सीज किया है, उसके लिए हम इसका घोर विरोध करते हैं और अभी ज्ञापन हम जो है कलेक्टर साहब को भी देंगे और इस संबंध में हम राय करके सभी सलाह मशवरा करके इसमें संबंध में हाईकोर्ट में एक रिट भी दायर करवाएंगे कि अगर अधिवक्ताओं को इस तरह से परेशान किया तो हम जो है प्रशासन के सख्त खिलाफ हो जाएंगे। वहीं एक अन्य एडवोकेट का भी कहना था कि फौजदारी के मामलों में कोर्ट में गवाही आदि के लिए आने जाने वाले लोगों को भी पुलिस रोक रही है, जबकि इनके बिना न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। मांगे तो ये रही है कि जो जिस तरह से जोधपुर पुलिस अधीक्षक, जयपुर पुलिस अधीक्षक ने ये एक पत्र जारी किया है सभी थाना अधिकारियों को और सारे पुलिस प्रशासन को,
कि किसी भी अधिवक्ता और अधिवक्ता से मिलने वाले किसी व्यक्ति को रोका ना जाए और उनको नियमित रूप से आने जाने में कोई बाधा नहीं की। इसलिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पुलिस अधीक्षक अलवर को इस बार का पत्र आवश्यक रूप से सारे थाने अधिकारियों को जारी करना चाहिए और पुलिस को जाना चाहिए कि किसी अधिवक्ता के पास जाने पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं करे। और अधिवक्ताओं के कार्यालय को सीज करने की कार्रवाई जो की जा रही है वो अनुचित है, उनको नहीं रोका जा सकता। एडवोकेट का ऑफिस तो 24 घंटे खुला होता है। एडवोकेट के पास तो क्लाइंट रात को 11 बजे भी आता है तो भी वर्क करता है। वो तो आप उसको अगर बंद कर दोगे तो आप उस न्याय प्रक्रिया को ही ख़त्म करने के लिए जा रहे हो। इसलिए न्याय प्रक्रिया को चालू करने के लिए एडवोकेट के ऑफिस को जो सीज करने की कार्रवाई की जाती है वो गलत है। इसलिए उसके ऊपर भी उसकी भी रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। विश्वव्यापी जो कोविड महामारी चारों तरफ चल रही है, आज लंबे समय से लॉकडाउन है। इस परिस्थितियों के अंदर अलवर ज़िले के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन की हठधर्मिता देखी जा रही है, वकील साथियों के चैम्बर सीज किए जा रहे हैं, बड़ा ही अशोभनीय कृत्य है कि वकील एक फ्रंट लाइन की तरह आगे काम होकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। आज कोर्ट परिसर में भी आप देख रहे हैं, वकील हर परिस्थितियों के अंदर चाहता है कि यदि किसी के साथ कोई गलत घटना घटी है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आता है। रास्ते के अंदर ये देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन भी वकील साथियों को अपने आइडेंटिफाई करने के बाद भी उनकी चाबियां भी निकाल ले रहा है, उनकी गाड़ियां खड़ी कर देता है। यदि किसी वकील साथियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बताता है, साहब समस्या है, मैं हेलमेट नहीं लगा पा रहा, मेरे सिर में इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके साथ भी बहुत बदतमीजी वाला कार्य किया जा रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल रखा है कि वकील यदि कोर्ट जा रहा है, यदि काम कर रहा है तो वो कोर्ट ऑफिसर की हैसियत से जाता है। और पूरे राजस्थान के अंदर लेटर निकला पड़ा, पर अलवर पुलिस अधीक्षक को लेटर मिला नहीं मिला, तो इस तरह का कोई नहीं कर रहा है। वकील आते समय रास्ते में भी घबराते हैं, कोई पुलिस वाला परेशान ना करे। गुरुवार को तहसीलदार कमल पचौरी के नेतृत्व में झूला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत कस्बा डेहरा में स्थित ध्रुव मेडिकल आयुर्वेद पॉइंट पर छापा मारा गया। यहाँ नियम विरुद्ध दवाई और मेडिकल उपकरणों का बेचान करते पाए जाने पर इस मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया। इस कार्यवाही में तहसीलदार कमल पचौरी के अलावा भू अभिलेख निरीक्षक लालचंद वर्मा, रमेश चंद, राजीव शर्मा और शाहपुर हल्का पटवारी संदीप उपस्थित रहे। वहीं पुलिस जाब्ता भी इस मौके पर तैनात रहा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमने अपने उपखंड अलवर में झोला छाप डॉक्टर, फर्जी केमिस्ट इत्यादि के खिलाफ अभियान चला रखा है। उसी के अंतर्गत हमने पूर्व में माचाडी और अकबरपुर में कार्रवाई की थी। कुछ लोग कार्रवाइयों को देख करके भाग गए हैं, किंतु हमने रैकी कराई और आज कस्बा डेहरा में ध्रुव मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर अनिल कुमार यादव की दुकान को आगामी 7 दिनों के लिए सीज किया गया है। मौके पर तहसीलदार जी, गिरदावर पटवारी और संबंधित चिकित्सा अधिकारी कस्बा डेहरा और ASI विजय मंदिर चौकी को भेजा गया था। उन्होंने उनसे दस्तावेज मांगे, संबंधित चिकित्सक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया और उसको हमने 7 दिन सीज करके BCMO के माध्यम से नोटिस दिया है। अगर यदि कोई अपना पक्ष रखना चाहें तो BCMO के और जो कमेटी है उसके समक्ष अपना पक्ष रखें और उसके जांच करने के पश्चात जैसी भी स्थिति होगी, यदि आवश्यक हुआ तो आगे FIR दर्ज कराई जाएगी। उस पर 1100 रुपये का चालान भी काटा है, क्योंकि वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग नहीं थी। उस संदर्भ में 1100 रुपये का चालान भी काटा गया। गुरुवार को NEB पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर कॉलोनी में एक मकान में एक लड़का बेहोशी की हालत में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लाई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। NEB थाना पुलिस के ASI शिवलाल ने बताया कि मृतक युवक का नाम राकेश पुत्र रामलाल है। उसके सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। मामला संदिग्ध मौत का प्रतीत होता है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रामनगर कॉलोनी में एक लड़का घर पे मरा हुआ इस पे पुलिस मौके पे पहुंची तो राकेश कुमार सनोप रामपाल निवासी रामनगर कॉलोनी, जिसके सिर में चोट आई हुई थी, वे घर में पड़ा हुआ था, जिसको पुलिस हॉस्पिटल लेके आई, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी लाश मोर्चरी में रखवा दी गई। परिजन अभी आए हैं, उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जैसे भी पोस्टमार्टम प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया तो उसके सिर में चोट आई हुई है। चोट किस कारण से आई है संदिग्ध है। झगड़ा आपस में भाइयों का झगड़ा है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पर्यटन से जुड़े वाहनों के संचालक गुरुवार को
कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां इन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन में उनका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। पर्यटन पर भी प्रतिबंध लगा है। ऐसे में कोई पर्यटक नहीं आ रहे, उनकी गाड़ियों की किश्तें भी नहीं निकल पा रही हैं। जिला प्रशासन से मांग की गई है कि उनको आपातकालीन सेवा के तहत छूट दी जाए ताकि कामकाज फिर से शुरू हो सके। जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन देने आए हैं। लॉकडाउन में जो हमारा टूरिज्म का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ड्राइवर ऑन ड्यूटी हैं, घर बैठे हैं, उनकी सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में जैसे मॉरिटोरियम हो गया था, इस बार मॉरिटोरियम भी नहीं हुआ तो किस्त वाले गाड़ी पकड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हमारी गाड़ियों का काम भी इमरजेंसी में समझ के और उनको छूट दी जाए कॉमर्शियल टैक्सी नंबर गाड़ियों को चलने की। और कुछ हमको जैसे केजरीवाल सरकार की तर्ज पर टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवरों को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, 5-5 हज़ार रुपया जैसे उन्होंने दिया है, तो उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि अभी आजकल आगे टूरिज्म का काम 6 महीना चलने की संभावना भी नहीं है और गाड़ियों की किस्त के लिए जैसे फाइनेंसर परेशान कर रहे हैं, ड्राइवरों की सैलरी चालू है, तो वो हमारे लिए बहुत सिरदर्द बन रहा है कि आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है तो देना मुश्किल हो रहा है। उसी के एवज में हम सरकार को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई कुछ लोअर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का अध्यक्ष अलवर शहर के वार्ड 29 के पार्षद सीताराम चौधरी और वार्ड संख्या 12 के पार्षद नारायण साईवाल अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। इन्होंने यहाँ जलदाय अधिकारी को बताया कि उनके वार्डों में पीने के पानी की भारी किल्लत चल रही है। पार्षद सीताराम चौधरी का कहना था कि उनके वार्ड में पेयजल सप्लाई को रोकने के लिए कई स्थानों पर वाल्व बंद कर रखे हैं, टंकियां पूरी नहीं भर पाती। कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे नयाबाद क्षेत्र के अंदर मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड की टंकी से पानी से सप्लाई होती है, जिसका यहाँ के अधिकारियों ने बैंक कॉलोनी के अंदर जो वाल है, क्योंकि मेन पानी यहाँ आता है मालवीय नगर से, उसको कंट्रोल किया हुआ है, ताले लगवा रखे हैं उसमें स्कीम 2 में सप्लाई देने के लिए। तो ये टंकी भरती नहीं है और पिछले 5 दिन से तो ये स्थिति है कि 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट पानी आ रहा है। अब ये लाइट का हवाला दे रहे हैं पिछले 5 दिन से, जबकि ये प्रॉब्लम 1.5-2 महीने से चल रही है। दूसरी समस्या मेरे लोडिकाबाद क्षेत्र में है, वहाँ मात्र एक बोरिंग लगी हुई है बच्चों के खेलने के पार्क में, उसी से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर सप्लाई है, जिसमें लोडिकाबाद, नयाबाद और आसपास की 8-10 गलियाँ हैं। लगभग 1000 से 800 व्यक्तियों की पॉपुलेशन है, बस्ती है। उसमें जो वाल ख़राब पड़े हैं 4-4, 5-5, 7 साल से, कुछ लोगों ने, जो आप उनको नेता समझ लो या दादा समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्होंने जब वो वाल फ्री हो गए तो उनकी रोड़ी बजरी डाल के उनको बंद कर दिया। अधिकारियों से हम बहुत बार कह चुके हैं कि भाई उन वालों को आप चेंज करवा दो जिससे आगे पानी पहुंच जाए, इनको ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ आते हैं तो कर्मचारी नहीं मिलते हैं, अधिकारी एक भी सीट पे नहीं है, तो जनता परेशान है, हार के आ जाए शिकायत करने। वैसे मैं तो पिछले काफ़ी रोज से आ रहा हूँ। कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड नंबर 29 है। वहीं वार्ड 12 के पार्षद नारायण साईवाल ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। पेयजल के लिए आने वाले बजट की बंदर बांट हो रही है, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है। पास में करीब 3 महीने से रोज लगातार आता हूँ और ये रोज ही आश्वासन देते हैं कि आज व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कल व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब आप देखिएगा कि इनको सरकार की तरफ से नई 35 बोरिंग मिली तो पानी का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, जबकि 35 बोरिंग हो गए तो ठीक ठाक अच्छा पानी पर इनको मिला है। अब इन्होंने क्या हाल कर रहा है कि पुरानी पर ध्यान नहीं देना, नई को चालू करना। अब आप देखिएगा कि विजयनगर के पास में बोरिंग वो सारी बंद पड़ी है, तूलेड़ा बोरिंग सारी बंद पड़ी है। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब किसान वहाँ खेती कर रहा है तो उनके पास पानी खासा रहा है, आपकी बोरिंग कैसे सूख गई हैं? एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये इन बोरिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोरिंगें बंद पड़ी हैं। जैसा जिसको पानी मिल रहा है झूठ बोलते हैं कि आज लाइट चलेगी, आज ये हो गया। हाँ, लाइट चल जाती है तो समस्या बरकरार है। ये स्थिति भी पड़ी है कि मेरे वार्ड के अंदर 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आता है, वो भी 15 मिनट 17 मिनट पानी आता है, वो भी लास्ट तक नहीं पहुँच पाता है। तो इनके पास आते हैं, जवाब कुछ नहीं मिलता है, सीटों पर नहीं मिलते हैं। अब जाए तो जाए, करे तो करे क्या, बताइए आप। कैसे गुजारा करना पड़ रहा है वार्ड से? मतलब बोरिंग जाए अशोक टाकी चला रहा है, कोई रात में पानी लेकर के आ रहा है, कोई 2 टैंकर पानी का आ जाते हैं, उनसे लाते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। वो 2 टैंकर को आदमी कहाँ डला है, कहाँ नहीं डला है। स्थिति
आज ही मैं चैलेंज करता हूँ अलवर शहर को कि अलवर शहर के अंदर पूरे ज़िले में कहीं भी अलवर शहर के अंदर पानी कमी है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं की ये लोग इनकी अपने कमरों में बैठे रहते हैं और जाते नहीं है। बोरिंग पे मीटर जो चल रहा है वो गैस दिखा रहा है, पानी चल रहा है, लेकिन लोन रिटर्न होकर के वो अपनी वापस पानी आ रहा है। इनकी NR भी खराब पड़ी हुई है, लेकिन उनको चेक कौन करेगा? मैं चैलेंज करता हूँ, चले मेरे साथ में अम्बेडकर, चले मेरे साथ में बुर्जा, चले मेरे साथ में आपके MIA। अगर MIA के अंदर जो 15 से 20 बोरिंग है, मैं चैलेंज करता हूँ उनके अंदर 7-8 बोरिंग है, नो रिटर्न पानी ले रही हो तो मैं मेरा रिजाइन दे दूँ। ऐसे करके सब जगह इनके ये हाल हो पड़ा है। मॉनिटरिंग कोई करता नहीं है, जैसी व्यवस्था उसको चले जा रहे हैं। पैसा जो आता है उसको खाली पब्लिक से आकार दिखाना, मैसेज भेजना कि भाई पानी की समस्या है, उस बजट को मेंटेनेंस रिपेयरिंग के नाम पे खाना, बंदर बाट करना, ये चल रहा है इन लोगों का खेल। करे कौन इनके बारे? अगर इनके बारे में कुछ बोले तो ये लोग हमको परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, राजकार्य बातें करने की धमकी देते हैं, जेल में डलवा देंगे। तो पार्षद जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? हमारा पार्षद होने का कोई गुनाह कर दिया हमने इनके आगे? स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में गुरुवार को आयोजित शिविर में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पुरुषार्थी समाज की ओर से आयोजित इस शिविर में 200 वैक्सीन की डोज उपलब्ध थी। यहाँ मौजूद समाज के अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा और स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि शिविर में पूर्व में पहली डोज के अलावा दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। जल्द ही खुदनपुरी और स्कीम नंबर 2 स्थित धर्मशाला और विवेकानंद चौक के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित होंगे। स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी भवन वैक्सीनेशन किया जा रहा है 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 11:30 बजे तक 127 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अगर 200 डोज का ये आयोजन किया गया है, अगर संख्या बल बढ़ता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि डोज और बढ़ाई जा सकें, क्योंकि समय 4 बजे तक का है और बहुत भारी संख्या में लोग पधार रहे हैं। सभी सेवाभावी पुरुषार्थी जन अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग सब लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 45 साल के ऊपर के हैं, आपके माध्यम से वो लोग आकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं और शीघ्र ही पुरुषार्थी भवन खुदनपुरी और पुरुषार्थी भवन स्कीम नंबर 2 पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक सब जगह पर 18+ का वैक्सीनेशन कैंप शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, कोवैक्सीन लग रही है यहाँ पहली डोज, और जिनको 28 दिन पहले कोवैक्सीन लग चुकी है उनको दूसरी डोज लग रही है। और यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अरविंद जी और डॉक्टर लतीफ़ जी, मैं उनका अति धन्यवादी हूँ कि जहाँ जहाँ के लिए हम कैंप की उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो वहाँ के लिए मंजूरी दे देते हैं। और विशेष तौर पे मंत्री जी का, टीकाराम जूली जी का, जब भी उनको निवेदन करते हैं वो तुरंत ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हमारी नर्सेस स्टाफ हैं, संजू चौधरी, मंजू जी, ज्योति जी, ये बेटियां बहुत ही सेवाभावी बच्चियां हैं। बुजुर्गों को जिनको चलने में दिक्कत होती है, जो कार में आते हैं, शायद सरकार का प्रोटोकॉल नहीं होता होगा कि वो अपनी सीट से हट के जाएँ, पर ये बच्चियां को जब भी हम बोलते हैं, निवेदन करते हैं, ये जाकर वहाँ पर बाहर कमरे से बाहर जाकर और ये लगाती हैं। आज भी एक 95 साल की बुज़ुर्ग जो नहीं आ सकती थी, वो ई-रिक्शा पे आई, उनको वहीं बैठे हुए बाहर सड़क पे लगाया गया। और यहाँ काफ़ी अच्छा आप देख रहे हैं, अलवर शहर के अंदर ये जो पुरुषार्थी भवन है स्कीम नंबर 2 का, काफ़ी खुली जगह है। यहाँ पर मास्क और 2 गज की दूरी जो सरकार की कोरोना गाइडलाइंस है उसके अनुसार काफ़ी दूरी पर बैठाकर सबको क्रमबद्ध 6 फुट की दूरी से टीकाकरण करवाया जा रहा है।
वहीं महावीर जैन औषधालय में भी शुक्रवार को 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कोरोना गाइडलाइन की पालना में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पूरा ध्यान रखा गया। यहां अखेपुरा स्थित डिस्पेंसरी के प्रभारी डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में ये वैक्सीनेशन किया गया। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने एक बार फिर रमेश जुनेजा को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया है। बुधवार की शाम सुंदरवन रिजोर्ट में आयोजित हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा महामंत्री पद पर मुकेश विजय को भी निर्विरोध चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि वो व्यापारियों के हितों की रक्षा करेंगे। वहीं मुकेश विजय, दिनेश खंडेलवाल सहित अन्य व्यापारियों ने जुनेजा के पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। देखो जी, अलवर जिला व्यापार महासंघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। पिछले 4 वर्षों से मैंने भी काम किया है संगठन में, और संगठन को एक मजबूती पे बरगद की तरह खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा अलवर शहर, पूरा जिला आज अलवर जिला व्यापार महासंघ के नेतृत्व में काम कर रहा है। हम उनके सभी व्यापारियों के सहयोग से व्यापार की संस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी किसी व्यापारी भाई पे कोई बात समस्या आती है, मैंने सदैव उनके लिए काम किया है, चाहे वो दिन हो या रात। मैंने नहीं देखा किसी व्यापारी भाई ने फ़ोन कर दिया, भाई साहब ये समस्या है, तो मैंने नहीं देखा। समय रात के 11 बज रहे हैं, मैंने तुरंत फ़ोन अटेंड किया है और जाने की जगह हुई तो मैं गया भी हूँ। बीच में शहर में कई व्यापारियों में समस्या आई तो हमने पूरी संस्था ने, मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर काम किया। बीच में तहसीलों में कई जगह समस्याएँ आई, वहाँ भी मेरे साथ ये लोग सारे टीम के साथ गए और सभी की समस्याओं को निपटाया। मैं इनका जो प्यार मुझे मिला, इनको मैं कभी भुला नहीं सकता। मेरे साथियों ने मुझे सहयोग किया और पूरे अलवर शहर के, पूरे ज़िले के, मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे मैसेज, जितना समर्थन दिया और जितना सहयोग किया, उनका स्नेह और उनका प्यार मेरे पास उनके लिए कोई कहने लायक शब्द नहीं है। इतना प्यार मिला कि मैं चाहूँगा कि उनके प्यार पे मैं खरा उतरूँ, विश्वास पे खरा उतरूँ। और संगठन को 2 साल का मुझे दोबारा टाइम दिया गया है। संगठन को एक मजबूती के लिए आपसे एक दोबारा से टीम का गठन करेंगे। अलवर जिला व्यापार महासंघ की कल एक मीटिंग सुंदरवन रिसोर्ट में आयोजित हुई। उसमें अधिकतर संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्री और अलवर जिला व्यापार महासंघ के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कल, क्योंकि पुराना कार्यकाल पूरा हो चुका, नए अध्यक्ष का निर्वाचन करना था, तो कल उन्होंने निर्विरोध सभी ने आम सहमति से एक साथ एकजुटता से आदरणीय रमेश जुनेजा जी को संस्था का आगामी जिलाध्यक्ष और मुझे महामंत्री का दायित्व सौंपा। उसके लिए मैं आभारी हूं अलवर की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, हर एक व्यापारी का, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ा भार ये दिया है। और हम इस भार जो उन्होंने हमको दिया है, कहते हैं संगठन में कोई भी पद लेना छोटी बात नहीं होती, हम उसका निर्वहन पूरी तरीके से कर पाएँ। मैं और हमारी जो सारी टीम, कार्यकारिणी, सारे व्यापारी एकजुटता से इस अलवर जिला व्यापार महासंघ को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आग पूर्व में भी महासंघ द्वारा व्यापारियों के हित में कार्य करते आ रहा है, धरातल पर उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अलवर जिला व्यापार महासंघ जो चुनाव बीती रात हुए थे, वैश्विक महामारी के कारण पूरे अलवर जिले के व्यापारियों के द्वारा रमेश जुनेजा जी में विश्वास और एक आस्था व्यक्त करी, जो पूर्व में भी व्यापारियों के हित के लिए लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूरे खरे उतरे हैं। उनका जो अंतर्गत ये दोनों और इनकी पूरी टीम, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, पूरे दायित्व के साथ ईश्वर की कृपा से अब तक खरे उतर रहे हैं और आगे भी व्यापारियों के हित के लिए पूरी जो भी कमियाँ, जो भी व्यापारियों के ऊपर कोई भी बात आएगी, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन का सहयोग और प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे, उनका सहयोग लेते रहेंगे। रिसोर्ट में आयोजित अलवर जिला व्यापार महासंघ की मीटिंग के अंतर्गत आदरणीय बड़े भाई रमेश जुनेजा जी, परम आदरणीय बड़े भाई मुकेश विजय जी, जुनेजा जी को जिलाध्यक्ष और मुकेश विजय जी को महामंत्री बनाने का जो हम लोगों ने जो उद्देश्य कल निर्धारित किया, विगत 4 4.5 वर्षों के अंतर्गत आप दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ
इस व्यापार महासंघ को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है वो वास्तव में दर्शनीय काबिल है। और मैं इस पूरी टीम से, इस पूरे व्यापार महासंघ की तरफ से, इन सभी व्यापारियों की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे इसी तरीके से व्यापारियों की समस्याओं को हल करते हुए और आगे इस हमारे व्यापार महासंघ को ऊंचाई पे पहुंचाएं। बहुत गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से कोविड काल में असहाय और बेरोजगार लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रतिदिन 120 भोजन के पैकेट्स नगर परिषद की भोजन सप्लाई करने वाली गाड़ी में रखवाए जाते हैं, जो ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी राजेंद्र प्रसाद सेठी ने ये जानकारी दी। राजेंद्र प्रसाद सेठी, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार। ये 26 तारीख से हम 26 मई से हम यहाँ निःशुल्क भोजन देते हैं और करीब 120-25 पैकेट रोज़ हम यहाँ से भेजते हैं। नगर परिषद कार्यालय की गाड़ी आती है लेने, वो वितरित करते हैं जैसे जिलाधीश महोदय के आदेश के अनुसार। और ये क्रम 1 महीने तक लगातार चलेगा और ये बढ़ भी सकती है संख्या जितनी लोगों के वो आने पर। ये जनता से हम ये अपील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भोजन दे रहे हैं जो लोग का रोज़गार छूटा हुआ है इन दिनों में, रोज़गार जिनके पास नहीं है, उन लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के ऊपर करके हम सरकार को दे देते हैं भोजन बना के, और नगर परिषद की गाड़ी उनको वितरित करके आती है जहाँ उनको होती है। हम नहीं जाते गलती। सदर थाना पुलिस ने 2 बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करते हुए 3 शातिर बदमाशों को हिरासत में ले लिया। वहीं मादक पदार्थों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में गठित सदर थाना पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जारी मुहिम के अंतर्गत बोगस ग्राहक बनकर व्हाट्सएप पर चैट करके ककराली और कारोली गांव निवासी जुबेर खान, फारूक और इमनस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मादक पदार्थों के साथ नशे के आदि 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी ग्रामीण साहब के निर्देशन में और श्रीमान सीओ साहब अमित कुमार जी आरपीएस के नेतृत्व में एक एनडीपीएस और जो मादक पदार्थ हैं इनके ऊपर जो कार्रवाई के जो निर्देश जो प्राप्त हुए उसके क्रम में थाना सदर द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये इसके बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति नशे की सामग्री कोरेक्स जैसी जो सीसी आती हैं, जो उसको कप सिरप टाइप की, उनको लेके जा रहे हैं। तो इस पर नाकाबंदी की गई। एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें 2 व्यक्ति मिले। इनके पास इस तरीके के अलामात मिले जो एनडीपीएस की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में मौके पर ही ड्रग इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया। उनकी राय के आधार पर एनडीपीएस घटक पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शौकत खान है जो ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है, और दूसरा आमिर खान जो दाऊदपुर अलवर का रहने वाला है। पहले भी कुछ तरीके के मामले में है ये? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ये पहला मामला है, लेकिन फिर भी इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त किया जा रहा है। उस कार्रवाई की एक श्रृंखला में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा बोगस ग्राहक बनकर इन लोगों से व्हाट्सएप पर चैट की थी, जिसमें इन्होंने एक वॉशिंग मशीन को बेचने का विज्ञापन OLX पर डाला था। तो उसमें हमारे कांस्टेबल के द्वारा व्हाट्सएप चैट के दौरान इन्होंने उस ठगने का प्रयास किया था, और इसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। एक का नाम जुबेर खान है जो ककराली का रहने वाला है। उसके 2 अन्य साथी फारूक और इन्नस जो क्रम से ककराली और कारोली पुलिस थाना सदर के रहने वाले हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। अभी अभियुक्त पीसी रिमांड पर है। तो पहले भी ठगी कर चुके हैं? तफ्तीश के दौरान ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है, और जैसे भी इनसे जो भी पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
सदर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार लेकर घूमते पाए गए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उससे देसी कट्टे 315 बोर को बरामद किया गया है। श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी ग्रामीण साहब के मार्गदर्शन व निर्देशन में सीओ ग्रामीण श्रीमान अमित कुमार जी आरपीएस के पर्यवेक्षण में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सदर पुलिस ने एक व्यक्ति जो ककराली रेलवे फाटक पर कोई वारदात करने की फिराक में था, जुनैद उर्फ जुन्ना, उसको गिरफ्तार किया है। उससे एक कट्टा बरामद हुआ है 315 देसी बोर का, जिस पर थाने पर मुकदमा 3/25 आर्म्स एक्ट में कायम कर अनुसंधान जारी है। समाचारों में आज इतना ही। पूरी 24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेठिया को इजाज़त। नमस्कार।